हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा अगला टॉपिक ऊतक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि टिश्यू, और हमारा सेल डिवीजन टॉपिक ख़त्म हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं कि ऊतक होता क्या है। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक वाइचैट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सट से हुआ है। टेक्सट का होता है वेब, होता है ऊतक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था एन ग्रीव ने हिस्टोलॉजी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मेयर ने 1819 में हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। मेयर एक वैज्ञानिक था। उसने हिस्टोलॉजी यानी जो इसमें ऊतक का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में, उसका नामकरण 1819 में किया था। ठीक है दोस्तों, उसका नामकरण 1819 में किया था। आगे देखते हैं। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जिसने मेयर ने 1819 में उसका नामकरण किया था हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपेगी ने की, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। मार्सेलो मालपेगी यानी कि इटली का वैज्ञानिक था। ये हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपेगी ने की, इसके लिए इसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू होता क्या है, तो टिश्यू होता है हमारा समान कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी एक काम को करते हो, उसे टिश्यू कहा जाता है। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं या हो, उसे ऊतक कहा जाता है। आगे, जब कोशिका समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोशिका समूह में होती है तो उसे ऊतक कहते हैं। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशीय स्थान कहा जाता है। साथ ही एक स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे अंतरकोशीय द्रव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे अंतरकोशीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में या सामूहिक रूप में मैट्रिक्स नाम दिया गया है। मैट्रिक्स ये एक द्रव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऊतक हमारा होता है दो प्रकार का। ठीक है दोस्तों, ये ऊतक होता है, एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है जंतु टिश्यू यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पहला है हमारा पादप ऊतक। पादप ऊतक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा स्थायी ऊतक, दूसरा होता है विभाज्य ऊतक। ठीक है दोस्तों, विभाज्य ऊतक। तो अब एक एक करके देखते हैं इनको। आगे स्टार्ट करते हैं। स्थायी ऊतक इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं होती। यह दो प्रकार का होता है हमारा, यानी कि स्थायी ऊतक भी दो प्रकार का होता है और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो स्थायी ऊतक दो प्रकार कौन सा होता है, एक हमारा सरल ऊतक, दूसरा है मृदु ऊतक। तो सरल ऊतक को देखते हैं क्या होता है।
इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। सरल ऊतक, एक जटिल ऊतक होता है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे 3 ऊतक, यानी कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो आगे देखते हैं एक एक करके। तो जैसे पहला हमारा है मृदु ऊतक, यानी कि पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं, क्या है लिखा हो, क्या है इसमें। एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं समवयसी होती हैं। मृदु ऊतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत एवं पतली मिट्टी वाली होती हैं। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वेल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। और आगे ये है कि ये पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जैसे जड़ एवं तना में पाया जाता है, जैसे कि आलू, मूली, शलजम। ठीक है दोस्तों, तो पैरेन्काइमा जड़ और तना में पाया जाता है पौधे के। दूसरा है हमारा स्थूल कोण ऊतक, यानी कि कोलेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक में लंबी कोशिकाएं लंबी होती हैं, और इस प्रकार के ऊतक में कोशिका के स्पर्श करने वाले सेल बिल में सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, जिससे सेल वेल मोटी हो जाती है। जैसे एंजियोपर्म, आम, कटहल, जामुन, धान। ठीक, यह द्विबीजपत्री या डाइकोट के तना तथा पौधों के छाल एपिडर्मिस में पाया जाता है। कोलेन्काइमा ये द्विबीजपत्री के तनों तथा पौधों के छाल में पाया जाता है। पादपों में लचीलापन स्थूल कोण के कारण होता है, यानी कि पादप जैसे कि हमारे कुछ सजावटी वो पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत लचीले होते हैं, जैसे कि जिनको जिस तरह घुमा दिया जाए तो उसी तरह हो जाता है। कई सारे हमारे सजावटी पौधे होते हैं, तो उनमें हमारा कोलेन्काइमा की वजह से वो इतने लचीले पर उनकी तना इतने लचीले होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा दृढ़कोण ऊतक, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। ये कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होती हैं। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वेल पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था यानी एडल्ट स्टेज में ये कोशिका मृत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऊतक वयस्क अवस्था में मृत कोशिका में पाया जाता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा। आगे देखते हैं। यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। यह पत्तियों के वेनस, फलों के अवस्था तथा भित्ति बीज का आवरण का निर्माण करता है। यह बीज के कठोर कवर तथा नट्स में पाया जाता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है जो बहुत फेमस है, जो है नारियल के छाल में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, जैसे कि हमने सरल ऊतक के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है दूसरा हमारा जटिल ऊतक, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जाइलम ऊतक, दूसरा फ्लोएम ऊतक। इसको भी एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा जाइलम ऊतक, इसे वुड भी कहते हैं। वुड बना होता लकड़ी, वुड भी कहते हैं। यह नालिका के समान संरचना होती है। इसकी नलिका के समान होती है, क्योंकि इसका कार्य होता है जड़ों से सभी जगह पानी और खनिज लवण पहुंचाना। इस वजह से इसका आकार एक नलिका के आकार का होता है।
इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जैसे वेसल्स, ट्रैकियाट, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। वेसल्स तथा ट्रैकियाड में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइलम कहा जाता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जल द्वारा अवशोषित जल और खनिज जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा फ्लोएम ऊतक। तो इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है, जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। स्लीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो स्लीव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्लीव ट्यूब में केंद्रक नहीं होता। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये कार्य होता है फोन उसका फ्लोएम का। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब आया हमारा विभाज्य ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस प्रकार इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिसके पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। ये शीर्ष विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और पार्श्व विभाज्य ऊतक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकरली मेरिस्टेमेटिक और लेटरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एक करके इनको भी देखते हैं। पहला शीर्ष विभाज्य ऊतक, ये पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शीर्ष यानी कि पौधे के शीर्ष। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है हमारा अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ये पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक, ये पौधों के जड़ तथा पत्तियों के किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। एदा यानी कम्बियम तथा कॉर्क कम्बियम पार्श्व विभाज्य ऊतक के उदाहरण हैं। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम के ओरिएंटेड कुछ हमारे वो लाइनर हैं क्वेश्चन, जिनको देखते हैं। जैसे कि पहला है, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो मार्सेलो मेलपीवी को, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तो शीर्षस्थ ऊतक, कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम। किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक के। द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? तो ये कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम के विभाजन से। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं। पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? तो ये पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक में। सम्मान मंडल का उद्गम होता है तो ये रंभजन्य यानी परोम में। अब हमने पादप ऊतक तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। जंतुओं के शरीर का निर्माण 4 प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है। पहला हमारा उपकला ऊतक, एपिथेलियल। दूसरा कनेक्टिविटी यानी संयोजी ऊतक। तीसरा है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। चौथा हमारा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो देखते हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल ऊतक। यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये शरीर की खुली सतहों की सुरक्षा
प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो या जिसके बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे आकार नली यानी फूड पाइप, आहार नली। त्वचा का बाहरी आवरण श्वसन नली, वायु कोश, ग्रंथियां, अंडवाहिनी, फ्लैवियन ट्यूब, रक्त नलिका, किडनी ट्यूब्स आदि में पाया जाता है ये वाला ऊतक। स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक। दूसरा हमारा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हिस्टामाइन स्राव व कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लसिका तथा तंतु यानी फाइबर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एलिओलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके मैट्रिक्स में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं जिसके द्वारा 2 प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जैसे लिगामेंट। दूसरा हमारा कंडरा यानी टेंडन। इसका निर्माण श्वेत तंतु यानी व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है जो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करता है जिसे टेंडन कहा जाता है, हिंदी में कंडरा। टेंडन के द्वारा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को भी टेंडन कहते हैं। दूसरा हमारा स्नायु यानी कि लिगामेंट। इसका निर्माण पीला तंतु यानी येलो फाइबर के द्वारा होता है जो इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट एक प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक तथा लचीली यानी फ्लेक्सिबल संरचना होती है। लिगामेंट के द्वारा हड्डी से जुड़ी होती है। नोट यानी कि हमारा एक एलियोरा ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। ये वाला ऊतक हमारा स्नायु। अगला है हमारा कंकाल संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। स्केलेटल टिश्यू यानी बोन के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिस्टोम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। छिद्रों के द्वारा रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिका नर्वस हड्डी के अंदर प्रवेश करते हैं जिससे तंत्रिका आवेग, नर्वस इंपल्स तथा रक्त का बहाव होता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है जिसे इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, इयोसिन प्रोटीन एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है जिसे इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है, इसलिए हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे कि हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क आदि। हड्डियों के निर्माण में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हावर्सियन कैनाल कहते हैं। हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा कहा जाता है। बोन मैरो भी 2 प्रकार के होते हैं जैसे पीला अस्थिमज्जा। तो ये हड्डी
ये लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है। इसके द्वारा WBC निर्माण किया जाता है। येलो बोन मैरो यानी पीली अस्थि मज्जा नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ येलो बोन मैरो की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं लाल अस्थि मज्जा, यानी एक होता है हमारा पीला, एक होता है लाल। ये बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारों में पाया जाता है। इसके द्वारा RBC तथा प्लेट्स का निर्माण किया जाता है। गर्भावस्था में बच्चों का निर्माण RBC का लीवर में होता है। गर्भावस्था में बच्चों का RBC होती है ना, उसका निर्माण यकृत में होता है। अगला हमारा उपास्थि यानी कार्टिलेज। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे कंड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, जिसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहा जाता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थि में छिद्र नहीं पाया जाता, जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका का प्रसार नहीं पाया जाता। रक्तवाहिनी तथा तंत्रिका के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता, जैसे नाक का अग्रभाग, कान का बाहरी भाग, हवा की नली, सांस नली जिसे कहते हैं। संपूर्ण रूप से उपस्थिति से बना कंकाल सर्प का होता है, साल जो मछली होती है। तीसरा है हमारा वसी ऊतक। इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसा की बूंदों के आकार के आधार पर एपिपोज टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, यानी व्हाइट एपिपोज और ब्राउन एपिपोज। इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती हैं। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों ओर पाया जाता है। दूसरा है हमारा ब्राउन एपिपोज टिश्यू। इसमें वसा की बूंदें छोटी होती हैं। इसे एपिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। ब्राउन एपिपोज टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। ब्राउन एपिपोज ऊतक यानी भूरा वसी ऊतक बच्चों में अधिक पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। अगला है हमारा तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। यह द्रवावस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है रक्त, दूसरा लसीका। रक्त, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे RBC, WBC अथवा प्लेटलेट्स कहा जाता है। RBC के कारण इसका रंग लाल होता है। यह पोषक तत्व, हार्मोन तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ये दोस्तों अगला है हमारा लसीका। यह बिल्कुल रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें RBC नहीं पाया जाता। RBC के नहीं होने के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लिम्ब में WBC बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लिम्ब यानी लसीका शरीर में अलग अलग बहते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लिम्फ के बहने वाली नदी को लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में CO2 की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला तीसरा हमारा पेशी ऊतक यानी मस्कुलर ऊतक। इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिसे माइटोसाइट कहा जाता है। इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। मतलब इस ऊतक के द्वारा शरीर की सभी मांसपेशियां यानी कि 639
निर्मित होती हैं। अब गुणों के आधार पर पेशी 3 प्रकार की होती हैं, अरैखिक, रैखिक और हृदय पेशी। तो पहला है हमारा अरैखिक, इन्हीं को अनैच्छिक कहते हैं, इन्हीं को चिकनी पेशी ऊतक भी कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक में धाड़ियाँ या रेखाएं नहीं पाई जाती। यह ऊतक हमारे इच्छा के नियंत्रण पर कार्य नहीं करता। इस प्रकार के पेशी ऊतक का सतह चिकना होता है, जैसे पाइप फूड यानी पाइप नली, अरे पाइप नली नहीं, आहार नली यानी फूड पाइप। दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त धमनी, रक्त नली कहेंगे, धमनी नहीं होगी। दूसरा हमारा रैखिक, ऐच्छिक और कंकाली पेशी ऊतक। तो इसमें इस प्रकार के ऊतक पेशी ऊतक में रेखाएं धारियां पाई जाती, जबकि अरैखिक में नहीं पाए जाते थे। यह ऊतक हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता, जबकि अरैखिक नहीं कार्य करता था। इस प्रकार के पेशी ऊतक हड्डियों में से जुड़े होते हैं, इससे मांसपेशी में थकान होती है, जैसे हाथ पांव की मांसपेशी, चेहरे की मांसपेशी। अगला है हमारा हृदय पेशी ऊतक। ये ऊतक शाखाओं में विभाजित होते हैं। इस प्रकार के पेशी ऊतक में रैखिक एवं अरैखिक दोनों प्रकार की पेशी पाई जाती हैं। ये हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशी। एक नोट है, एग्जाम्पलर है, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो संकुचनशील। अगला है हमारा तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका ऊतक निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन्स का मुख्य भाग, ये हमारा न्यूरॉन्स का फिगर है, जिसमें डेंड्राइन है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, एक्सॉन और मियलिन शेड, नोड ऑफ रेनवियर और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्स। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है, जिससे निस्सिल ग्लैंड कहा जाता है, जिसे का रंग भूरे रंग का होता है। साइटोन का नीचे वाला भाग एक्सॉन कहलाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागा नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है। साइटोन के चारों तरफ धागा नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है, तब उसे डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट की मदद से न्यूरॉन्स सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए इसे रिसेप्टर कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर कोशिका का आवरण होता है, जिसे माइलिन शेथ कहा जाता है। दो माइलिन शेथ के बीच कुछ खाली जगह होती है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका उद्दीपन तथा चालकता में काफ़ी विकसित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है, और अगली क्लास में हम इसके PYQ करेंगे। और अगर आपकी कोई और अन्य टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये आप ही के चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।